यार, कल भी पुरानी अटेंडेंस भी कल वाली रही हुई है किसी की। ठीक है, ओके। सो नाउ last class we started with lists and we discussed various properties and methods that we can use to process list. आज उसी टॉपिक को लिस्ट्स को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट में बेसिकली हम बात करेंगे हाउ डू वी लूप थ्रू एलिमेंट्स। ये लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दी में मैंने फिनिश किया था, तो एक दफा फिर से इसको हल्का सा रिवाइज कर लेंगे ताकि बात थोड़ी क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर एक्चुअली जो लिस्ट्स और ट्यूपल या सेट्स उनको प्रोसेस उनको रीड करने के लिए आजकल जो पाइथन में सबसे एक कॉमन टेक्निक यूज होती है उसको हम लिस्ट कंप्रिहेंशन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाती है, तो थोड़ा इस पे बात करेंगे और फिर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ताकि कुछ प्रोग्रामिंग समझ में आ सके हमें क्या लिस्ट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो लास्ट टाइम हमने उस पर बात की थी लूप थ्रू लिस्ट के ऊपर। ओके, तो एज डिस्कस्ड अगर हमारे पास एक गिवन लिस्ट मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल द लिस्ट, और उसमें हमारे पास लिस्ट आइटम हो। अब प्लीज एक चीज ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम स्ट्रिंग कॉमनली ले रहे हैं क्योंकि वर्ड्स को समझना आसान हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं स्ट्रिंग्स। ये ऑपरेशंस किसी भी लिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो इंटीजर की लिस्ट बना रहे हैं, चाहे बूलियन की लिस्ट बना रहे हैं, चाहे फ्लोट की बना रहे हैं, या मिक्स डेटा टाइप्स की बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर डेटा कौन सा है वो एक्चुअली मैटर नहीं करता, किसी भी डेटा टाइप का वो हो सकता है, एज लॉन्ग एज के वो प्रॉपर लिस्ट की सूरत में हो, उसके ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब एक तरीका यह है कि किसी भी लिस्ट के आइटम्स को रीड करने का हम फॉर का लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर के लूप के साथ जो सिंटैक्स पाइथन में आता है हमारे पास वो इन का आता है, जिसको फॉर इन लूप करके पढ़ा जाता है। फॉर इन का लूप ये कहता है कि ये ऑटोमेटिकली लूप ऐसा है जो किसी भी लिस्ट या डेटा सेट के अंदर जाके उसके मुख्तलिफ डेटा सेट को रीड करेगा। इस इन की वजह से ये इसके अंदर बिल्ट इन फीचर दिया गया है ताकि ये शॉर्ट हैंड एक लूप हमारे पास बन जाए कि मेरे पास अगर कलेक्शन है, डेटा सेट है, मतलब बहुत सारा एरेज है, जिसको हम एरेज कहते हैं, लिस्ट कहते हैं, सेट्स कहते हैं, ट्यूपल्स कहते हैं, डिक्शनरीज कहते हैं, ये डेटा सेट्स बन जाते हैं। उस सूरत में जहां पे बहुत सारा डेटा है हमारे पास, अब मुझे डेटा को रीड करना है, तो डेटा को रीड करने के लिए इन्होंने नया लूप इजाद किया जिसको फॉर इन लूप का कहा नाम दिया। ये लूप क्या करेगा कि ये आपके पूरे सेट में ऑटोमेटिकली जाएगा, उसका एक एक एलिमेंट रीड करके लेकर आएगा। ठीक है, ये खुद ही करता है, वरना पहले जावा के अंदर ये चीज मुझे खुद करनी पड़ती है। नॉर्मल लूप है जावा के अंदर, प्राइमरीली फॉर का लूप एक स्टैंडर्ड लूप है, फिर उसमें हमें कंडीशन, उसका लूप स्ट्रक्चर और अंदर का जो डेटा है ना वो खुद देखना पड़ता है कि यार मुझे क्या काम करवाना है इस लूप से। फर्क ये है, जावा में स्टैंडर्ड एक जनरलाइज्ड लूप है, अब हम उसको जनरलाइज कहते हैं। उस जमाने में तो कमाल की चीज थी, लेकिन अब जनरलाइज क्यों होता है क्योंकि पाइथन ने बड़े स्पेसिफिक लूप्स दिए हैं। तो जावा के और पाइथन के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं यार जावा का फॉर लूप है तो वो जनरलाइज्ड है, उससे आप सारे काम ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे डिफिकल्टी भी आती है कि मखसूस काम लेने के तरीके आपको देखने पड़ते हैं। यार लिस्ट के एक एक आइटम को रीड करके, चेक करके, ट्रैवर्स करके उसको प्रोसेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे चीज ऑटोमेटिकली कर रहे हैं थ्रू इन के, तो जो इन का वर्ड है वही चीज हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो इन के थ्रू हम उसको कहते हैं कि यार ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जाओ, इनसाइड, उसमें से एक एक आइटम रीड करके बाहर ले आओ और वो आइटम लाके इस एक्स वाले वेरिएबल को असाइन करो, और फिर उस एक्स वाले वेरिएबल को मैं लूप के अंदर खुद ही प्रोसेस करूंगा क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, जावा में लगानी पड़ती ताकि लूप उतनी दफा चले। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर कौन सी है, कौन सी इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, वो हमें जावा के थ्रू रीड करनी पड़ती कि 0 इंडेक्स पे क्या डेटा है पहले वो रीड करके ले आओ। यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद पहला डेटा, फिर सेकंड डेटा, फिर थर्ड डेटा रीड करके ले आएगा। ये दो मेन ऑपरेशंस हैं, खुद ही करता है। तीसरा कंडीशन बाय द एंड ऑफ द लिस्ट, उसमें लेस देन की कंडीशन लगेगी, यार लिस्ट के आइटम के लेस देन, चलो जितने लिस्ट में 4 आइटम है तो लूप 4 दफा चलना चाहिए, मैं कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे वो तीसरी कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज खुद ही करता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर, और इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, चौथी चीज। तो ये बेसिकली बड़ा शॉर्ट हैंड स्पेसिफिक लिस्ट को रीड करने का लूप है पाइथन के अंदर, इसीलिए उसको कोड को आसान कर देता है। तो सिर्फ सिंपली बात ये कि फॉर एक्स इन लिस्ट, मतलब ये कि लिस्ट में जाओ, पहला एलिमेंट रीड करो, वो एक्स को असाइन करो, फिर एक्स के उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर दूसरा एलिमेंट रीड करेगा, फिर वो एक्स को असाइन करेगा, फिर वो वापस आके हमने एक्स को प्रिंट किया, फिर तीसरा लूप चलेगा, फिर वो एक्स को असाइन होगा और एक्स को प्रिंट करेगा। इसी तरह से चौथे एलिमेंट पे जाएगा, देखेगा अरे अब तो चौथा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो वापस बाहर आ जाएगा, खत्म। तो ऑटोमेटिकली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देगा,
ट्रैवर्सिंग भी हो गई, लूप के एलिमेंट्स को हमने रीड भी कर लिया। तो ये फॉर इन लूप हमारे पास मखसूस का इस्तेमाल होता है लिस्ट के डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, जबरदस्त। इसके बाद आप लूप के इंडेक्स नंबर के हिसाब से भी ट्रैवर्स कर सकते हो। जब फॉर इन मौजूद है तो अब एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, अब एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक तरीका मौजूद है जिसको हम यूज करते हैं। और कभी कभी हो सकता है इसकी हमें जरूरत पड़ भी जाए, क्या मैं मखसूस इंडेक्स नंबर के हिसाब से डेटा को रीड करना चाह रहा हूं। तो जब ये वाली बात हुई कि मुझे मखसूस इंडेक्स के हिसाब से रीड करनी है, तो अब हम एक और फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेंज का। ठीक है, और फिर हमने इसमें लेंथ लगा दिया। अब इसमें दो चीजें हुई, पहले लेंथ हम ऑलरेडी पढ़ कर आए, लेंथ हमें रिटर्न करेगा क्या चीज, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन लिस्ट। ठीक है, वर्ड हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स, इसको याद रखना। यूजुअली इन एक एक आइटम्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यार इस एलिमेंट्स को या इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हम लेंथ से पता करते हैं। तो मेरे पास लेंथ आ गई, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 3। ने कहा ठीक। अब रेंज क्या करता है, ये भी एक बिल्ट इन मेथड है। रेंज ऑटोमेटिकली हमें एक गिवन रेंज दे देता है, 0 से उस नंबर तक जो हम उसको बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10 दे दिया, तो ये जब रिटर्न करेगा, अभी लूप में नहीं, वैसे भी अगर आप इसको यूज कर सकते हैं, जब हम रिटर्न करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो ये एक्चुअली आपको 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करके दे देगा। हम लूप में करते हैं while i is equals to 1, while i is equals to 1, सॉरी i is equals to 1 और फिर while i is less than 10 print i, तो वो i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये पूरा लूप लगाना पड़ता है। ये रेंज फंक्शन वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। रेंज फंक्शन वो 10 नंबर खुद ब खुद प्रिंट करेगा, इसके अंदर ये लूप लगा हुआ है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, रेंज देता है, नाम से ही वाजे हो गया। जब इसको आप दोगे लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी ना, मतलब 0 से उस लेंथ तक चलो। अगर लेंथ 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करो, 10 तक चलो, तो 0 से 10 तक वो लेंथ को चलाएगा। ये फंक्शन खुद ही करता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अगेन फॉर इन लूप के अंदर। अब यहां पे लॉजिक ये बैठती है कि फॉर लूप चलाओ इन इस रेंज में, इस रेंज में लूप चलाओ। लिस्ट है ही नहीं, अभी हमने लिस्ट यहां पे यूज नहीं किया। ठीक, अभी हमने कहा यार एक रेंज हमने दे देता हूं कि मुझे अब लूप चलाना है फॉर एग्जांपल 10 दफा, तो अब मेरे पास इन लूप के, अच्छा मैं फॉर नॉर्मल लूप भी यूज कर सकता हूं, पर अभी हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया, तो ये मैं रेंज के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इनको ही इस्तेमाल करते हुए मुझे मखसूस नंबर तक लूप चलाना है, तो उसी लिए रेंज इस्तेमाल हो रहा है। रेंज से अब हम उसको बता रहे हैं कि यार जो लूप तुमने चलानी है वो 0 से स्टार्ट करनी है, और जितनी भी इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है, इन दिस केस 3, तो 3 तक 3 दफा चलना है। तो वो पहली 0 दफा चलेगा तो 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 दफा चलेगा तो 1 इंडेक्स आएगा, फिर 2 दफा चलेगा तो 2 इंडेक्स आएगा। तो ये 3 दफा लूप हमारे पास चल गया, जिसकी वजह से हमने इसको लेंथ दी हुई थी। तो लेंथ 3 दी थी, मीन्स 3 दफा चलो, तो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 दफा चलेगा, 3 दफा लूप हमारे पास चल चुका। जबरदस्त। ठीक है, तो रेंज से एक्चुअली हम वो और काम कर रहे हैं जो फॉर के लूप के साथ करते हैं। i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 मीन्स, या i लेस देन एरे डॉट लेंथ कर दो आप, या जितनी एरे की लेंथ है उतनी दफा चलो लेस देन के साथ। तो अगर लेंथ 3 है तो लेस देन 3 मीन्स 2 तक, 2 इंडेक्स तक चलेगा। i प्लस प्लस करा दिया, तो पहले i 0 से स्टार्ट किया, फिर i 1 हुआ, फिर i 2 हुआ, लेस देन 3 कंडीशन हुई तो फॉल्स हो गया, तो ये 3 दफा लूप चला। वो चीज करने के लिए समझो यहाँ पे हमने ये कान को थोड़ा सा उल्टा करके पकड़ा है कि पहले लेंथ निकालो, वो लेंथ रेंज को दो, रेंज ऑटोमेटिकली आपको रेंज सेट कर देगा। हैंस हो भी यहां भी वही काम रहा है कि फॉर इन लूप हो रहा, तो इन रेंज में जाओ, तो इन पहले 0 रेंज वैल्यू उठाओ, वो उठा के आई को असाइन करो, फिर द लिस्ट आई के पास अभी 0 होगा तो 0 आइटम प्रिंट करेगा, फिर दोबारा जाओ, अब रेंज 1 होगी, ऑटोमेटिकली लूप बढ़ाएगा, फिर वो 1 उठा के आई में असाइन करो, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 हो जाएगी। इसी तरीके से फिर दोबारा लूप चलाओ, फिर अब दूसरा इंडेक्स उठाओ, तो सेकंड इंडेक्स उठाएगा वो आई को जाएगा। तो रेंज हमेशा इंटीजर नंबर रिटर्न करता है, नंबर रिटर्न करेगा, वो नंबर हम आई को असाइन करेंगे और फिर आई को उठा के हमने लिस्ट में प्रिंट करा दिया। ये बेसिकली उस फॉर लूप का मुतबादिल हो जाता है नॉर्मल वाले का, जिसमें हम रेंज इस्तेमाल करते हैं। रेंज फंक्शन के अभी आगे और एग्जांपल्स भी आएंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली रेंज का मकसद ही यही है, आपको एक नंबर ऑफ 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो वो हम रेंज दे दें यार 1 से 10 तक चलो, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलें।
उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन के ऊपर, जो मेन आज हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का। यार लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या चीज है? लिस्ट कंप्रेहेंशन एक्चुअली में दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, एक फॉर इन लूप की और दूसरा इफ कंडीशंस की। ठीक है, एक फॉर इन लूप की और इफ कंडीशंस को मिला के एक नई सिंटेक्स बनाया गया है, एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको लिस्ट कंप्रेहेंशन कहा गया, जो कि स्पेसिफिकली लिस्ट्स के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिस्ट कंप्रेहेंशन बेसिकली एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स प्रोवाइड करती है जिसमें आपका फॉर इन का लूप और इफ की कंडीशन कंबाइन हो जाती है, ये शॉर्ट हैंड बन जाता है। इसीलिए हम अगेन वही बात कि जब चीज हम जावा से करने बैठते हैं तो हमें 7-8 लाइनें लगती हैं, पाइथन में वो चीज अब आजकल एक लाइन में हो रही है। तो वो एक ही लाइन में उसने फॉर लूप को भी इकट्ठा किया, इन को भी इकट्ठा किया, इफ को भी इकट्ठा किया और हमें आउटपुट भी दे दी। इसीलिए इसको लिस्ट कंप्रेहेंशन करके एक नया सिंटेक्स कहा गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिकली लिस्ट के ऊपर या ट्यूपल के ऊपर या सेट के ऊपर काम करता है। बाकी के एग्जांपल्स हम कम करेंगे। ठीक है, विदाउट लिस्ट कंप्रेहेंशन यू विल हैव टू राइट द फॉर स्टेटमेंट विद अ कंडीशनल टेस्ट इनसाइड। तो अगर मैं लिस्ट कंप्रेहेंशन नहीं यूज कर रहा तो ये भी टिपिकल एग्जांपल है बगैर उस लूप के। तो पहले चीज हमने क्या की, इसमें हमने कहा ठीक है एक फ्रूट्स की मैंने लिस्ट बनाई, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हमने फ्रूट्स डाल दिए। हमने कहा ठीक, अब मुझे ना इसमें एक नई लिस्ट और क्रिएट की, उस लिस्ट को हमने ब्लैंक कर दिया कि एक लिस्ट ब्लैंक बन गई। हमने कहा ठीक, अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इसमें प्रोसेस करना है तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जिसके अंदर ए आ रहा है। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर से वो वाले फ्रूट्स चाहिए जिसके अंदर ए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिस किसी भी फ्रूट के नाम के अंदर ए आ रहा है ना, वो वाली लिस्ट मुझे अलग करके एक नई लिस्ट बनानी है। क्योंकि एक नई लिस्ट बनानी है तो इसीलिए मैंने एक न्यू लिस्ट करके वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, फ्रूट्स का एक लिस्ट बना हुआ है। तो अब इसका मतलब ये कि मैं चाह रहा हूं कि यार पहला कि मुझे लिस्ट के हर आइटम को रीड करना पड़ेगा, दूसरा मुझे उसमें सर्चिंग करनी पड़ेगी कि किस लिस्ट के कौन से आइटम में ए आया मौजूद है कि नहीं है, और फिर तीसरा अगर ए मौजूद है तो वो वाला लफ्ज उठाओ और नई लिस्ट के अंदर डालो, फिर लूप चलता है। तो ये तीन चीजें करनी है, लिस्ट के आइटम्स को रीड करना है, उसमें सर्चिंग करनी है कि ए उसमें आया मौजूद है कि नहीं है, और अगर कंडीशन ट्रू है मौजूद होती है तो वो वाला फ्रूट उठाओ और एक नई लिस्ट में डालो। ये तीन मेजर चीजें करनी है। ये तीन करने के लिए सबसे पहले अगेन हम वही करेंगे, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फॉर इन लूप लगाया कि इन फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स के लूप अंदर जाओ, पहला एलिमेंट उठाओ, वो वाला एलिमेंट उठा के एक्स को असाइन कर दो। हमने कहा ठीक, हमने एक्स को असाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब वो ये कहता है कि जो पहला एलिमेंट आप रीड कर आए हो, अब उसमें मैंने कंडीशन लगा के उसकी कंडीशन चेक की कि इफ वो ए जो कैरेक्टर में ढूंढना चाह रहा हूं, अब यहां भी अगेन हमने इन लगाया। रिमेंबर ये इफ इन का भी एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि इफ के साथ भी इन लगता है। इनका मतलब ये कि ऑटोमेटिकली इन जो है ना उस लिस्ट में जाएगा, उस वर्ड में जाएगा और उसको ढूंढ के ले आएगा। स्ट्रिंग के अंदर हमने एग्जांपल किया था। तो अब ये क्या करेगा, जो पहला एलिमेंट उठ के मेरे एक्स के पास आया है, उस एक्स को उठा के उस एक्स में ये ए का कैरेक्टर ढूंढेगा कि क्या ये ए का कैरेक्टर इस एक्स वाले वेरिएबल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। ठीक, ये ए एक्स वाला वेरिएबल कहां से आया, ये वाला फ्रूट्स में से आया जो हमने अभी इसको असाइन किया। तो ये हमें सर्च करके बता रहा है कि भाईजान क्या ये ए उस एक्स के अंदर मौजूद है नहीं है, बाय सिंपली यूजिंग दिस इन कीवर्ड। ये स्ट्रिंग में हमने किया था एग्जांपल सर्चिंग का, कि इस पाइथन के अंदर सर्चिंग ऑटोमेटिकली होती है। अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जावा होता तो मुझे इसमें डबल लूप लगाने पड़ते कि हर एलिमेंट को रीड करो, उसको स्ट्रिंग में ब्रेक करो, फिर उसके कैरेक्टर रीड करो कि क्या वो कैरेक्टर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो फिर आप उस वर्ड को ओके करो, फिर उसको बहुत लंबी लॉजिक होगी। अगेन ट्राई करके देखो, ये सेम लॉजिक जावा के थ्रू बहुत लंबा कोड हो जाएगा। एक एक कैरेक्टर को आपको अलग रीड करना पड़ेगा। पहले वर्ड को उठाया, वर्ड को फिर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में किया, फिर उसके कैरेक्टर्स को रीड किया, मैच हो गया तो अब वो वाला वर्ड उठा जो मैच हुआ है उसको फिर रखो। यहां पे उसने कहा फॉर इन, इन ऑटोमेटिकली जाएगा अंदर, खुद ही भाईजान ढूंढ के ले आएगा। एक वर्ड बना दिया उन्होंने इन, और उनका बैकएंड का कोड ऐसा कर दिया कि कमाल हो गया, वो खुद ही लिस्ट में जाके ढूंढ के ले आएगा। यहां पे हमने कहा फॉर ए एक्स में जाओ, ए का कैरेक्टर ढूंढो। अगर ए का कैरेक्टर मौजूद है, इफ की कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये इफ की कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने ये न्यू लिस्ट जो है ना वो अपेंड करनी है। फिर न्यू लिस्ट में गए, डॉट अपेंड का मेथड लगाया और ये वेरिएबल उसमें अपेंड कर देना। अपेंड हम ऑलरेडी कर आए, मींस न्यू लिस्ट में आइटम ऐड कर दो।
जो प्रीवियस इंडेक्स था आखिर में उसको ऐड कर दो, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम बनाई जा रही है, लिस्ट ब्लैंक है तो ये जीरो इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लिस्ट है ऑर्डर्ड होगी तो हर आइटम ऑटोमेटिकली अपनी सीक्वेंस वाली ऐड में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया और फाइनली हमने प्रिंट करा दिया। ये टिपिकल तरीका है नॉर्मल लूप का। अब इसमें क्या हुआ, फॉर का लूप लगा, एक एक एलिमेंट रीड किया, ए को हमने सर्च किया, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ए को हमने नई लिस्ट में डाल दिया। चार चीजें की, वो भी बेसिकली इन 3 लाइनों के अंदर। अब ये 3 लाइनों में जो 4 चीजें हो रही है ना, ये भी कमाल हो रही है, ये भी कमाल हो रही है कि 3 लाइनों में अंदर आप ये 4 चीजें कर रहे हो। लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, एक एक एलिमेंट उसका रीड कर रहे हो, एक एक एलिमेंट में फिर उस कैरेक्टर को सर्च कर रहे हो, अगर सर्च हो रहा है तो फिर उसको उठा के आपने न्यू लिस्ट में डाला है। ये 4 मेन चीजें 3 लाइनों में हो रही है पाइथन में। ऑलरेडी कमाल हो रहा है। पाइथन ने कहा नहीं, उसको और छोटा करो, इसमें और कोई गुंजाइश निकालो, ठीक है ना। वो फुल बार्गेनिंग वाली कहानी हो रही है। यहाँ पे फिर लिस्ट कंप्रेहेंशन इंट्रोड्यूस होती है। लिस्ट कंप्रेहेंशन ये कहता है कि यार ये जो 4 स्टेप है ना, ये 3 लाइनों में हो रहा है, 3 लाइनों में नहीं, इसको 1 लाइन में करो। ये 3 लाइनों में नहीं, इसको 1 लाइन में करो। और ये अब आजकल मोस्टली जो पाइथन के लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं उसमें आपको मिलेगा कि आप वो लिस्ट कंप्रेहेंशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रो वाली चीज आती है कि एक अक्सर आपको शॉर्ट्स भी नजर आएंगे कि एक नूब या एक बिगिनर जो है वो पूरे फॉर और इन लूप की 4 लाइनें लिखेगा। जो प्रो डेवलपर होगा वो एक ही लाइन में दोनों चीजें करेगा। कैसे करेगा? बेसिकली अब उसका सिंटैक्स ये कि आप एक न्यू लिस्ट दोगे उसको, हमने कह दिया ठीक है, ये यहाँ पे न्यू लिस्ट आ गई, फिर उसमें ब्रैकेट्स आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एक नई लिस्ट बनाने जा रहे हैं बाय द वे, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो न्यू लिस्ट के लिए। फिर इसके अंदर एक एक्सप्रेशन आएगी, फॉर आइटम इन का वर्ड आएगा, और फिर आपके पास इटरेटेबल अगेन एक और लिस्ट आएगी, ये हमारी पास लिस्ट आ गई। और फिर इफ की कंडीशन, और कंडीशन अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या करूं, मींस दोनों तीनों चीजें एक्चुअली एक ही लाइन पे लिख ली। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आ जाते हैं कि फॉर वही चीज जो भी हम कर आए 3 लाइनों के अंदर, अब एक लाइन में कैसे हो रही है कि मैंने एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, मैंने कहा ठीक। ये लिस्ट बनाने के बाद हमने उसको कहा कि अच्छा लिस्ट बन गई, हमने कहा बन गई, इसमें ये फ्रूट्स आ गए। आइडिया वही है कि मुझे ए का कैरेक्टर ढूंढना है, जिस फ्रूट के अंदर ए मिल रहा है उसको उस नई लिस्ट में फेंको। तो सबसे पहले हमने न्यू लिस्ट के बनाई वेरिएबल, इज इक्वल्स टू की न्यू लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। अब इसके अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो वो जो फॉर का लूप था सबसे पहले वो इधर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रहा वो इटरेटेबल, इन एक्स वो हमारे पास आइटम रहा, वो इधर आ गया। और फिर आ गया ये वाला एक्स। तो एक्स अब 2 दफा आ रहा है इसमें। पहला वाला जो एक्स है इस पे भी कंट्रोल होल्ड कीजिएगा, मैं आखिर में बताता हूं इसका मकसद क्या है। बेसिकली वही कहानी हुई, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, भाईजान फ्रूट्स के अंदर जाओ, उसका पहला एलिमेंट उठाओ, वो एक्स वाले वेरिएबल को असाइन करो। और फिर अब यहां पे नोट करो कोई कॉलन नहीं है, कोई कॉलन नहीं है, स्पेस के बाद फिर इफ आ गया डायरेक्टली, इफ ए इन एक्स। अब वही इफ वाला सिंटेक्स उठा के यहां पे लगा दिया, कॉलन नहीं लगाया, सिर्फ फर्क इतना किया, सिर्फ फर्क इतना किया कि कॉलन नहीं लगाया, इफ ए की लाइन में लिखा, कोई नई चीज उसने नहीं की। इसमें भी वही कहा कि अगर इफ ये ए जो है, जो हम जिसको कंडीशन कह रहे हैं, वो इन एक्स मौजूद है या नहीं है, ठीक है, वो ए कैरेक्टर अगर इस एक्स में जो अभी अभी हम ढूंढ कर आए थे मौजूद है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या करेगा, वो जो वेरिएबल जिसमें ढूंढा गया ना एक्स, वो एक्स उठा के इस वाले एक्स को असाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि अगेन अब बात समझो, वही चीज हो रही है। फ्रूट्स में गया, लिस्ट में, उस लिस्ट में से एक फ्रूट उठाया, वो एक्स को असाइन किया, मैंने कह दिया ठीक, ओके। अब वेरिएबल नेम कोई भी हो सकते हैं बाय द वे, मैं पहले वाले एक्स को चेंज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अगर ये वाला एक्स है तो यहां भी मैं एक्चुअली एक्स यूज करूंगा, इधर दोनों की कंडीशन सेम होना लाजमी है। फॉर लिस्ट में जाओ, पहला वाला फ्रूट उठाओ, वो एक्स को असाइन किया, और फिर कंडीशन स्टेटमेंट कंटिन्यू रही, एक्स इफ ए इन एक्स। तो अभी जिस एक्स में आपने एक फ्रूट डाला है, क्या उसमें वो ए कैरेक्टर मौजूद है? अगर मौजूद है, कंडीशन ट्रू होती है, तो अब क्या करो, ये जो एक्स में अंदर आपने वैल्यू थी, ये वैल्यू उठा के आपने वो इस वाले जो शुरू पहला जो एक्सप्रेशन वाला आता है इसमें डाल दिया। यहां पे वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, इसको मैं वाई भी कर सकता हूं, ठीक है, इसको हम जेड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने इसमें एक नया वेरिएबल, तो यहां पे जो एक्स आ रहा है, एक्चुअली दिस एक्स विल होल्ड द फाइनल वैल्यू। इस एक्स में वो फाइनल वैल्यू आ रही है जो कि बाद में इस लिस्ट को पास होगी।
ये वाला x जो आएगा एक्चुअली इस वाली लिस्ट को पास करेगा। तो वही वाली जो 3 लाइनों में थी ना, उसने एक्चुअली उसको एक ही लाइन में कर दिया। अब उसमें जो एक्चुअल में लाइन उसने काटी है वो अपेंड वाली काटी है, बस बाकी दोनों को एक ही लाइन में कर दिया, कॉलन हटा दिया और वो अपेंड वाले की जगह पे उसने x लिख दिया। बस वो अपेंड वाले की जगह पे उसने x लिखकर लिस्ट नहीं बना दी, बाकी चीजें उसने वही की, बाकी चीज उसने एक्चुअली वही की पर उसको एक लाइन में लिख दिया। इस चीज को हम कहते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। ये जो हमारे पास सिंटेक्स है ना, ये कंप्लीट सिंटेक्स बताता है कि यार आप लिस्ट कंप्रेहेंशन पे काम कर रहे हैं। मींस मेरे पास यहां पे सिंपली फॉर लूप आ गया, वो लिस्ट में जाके चेक करेगा विदाउट कॉलन, अब यहाँ पे कॉलन नहीं है, और फिर उसी के आगे स्पेस के बाद कंडीशन आ गई। वही चीज जो पहले 2 लाइनों में हो रही थी यहां पे हमने सिंगल लाइन में कर। फिर जो इसका आउटपुट आएगा मींस जो x वैल्यू होगी वो उठा के हमने इस x वाले वेरिएबल में डाल दी, और फिर क्योंकि वो लिस्ट को बनाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू के साइन के साथ दी। तो यहाँ पे वो 3-4 चीजें एक साथ एक लाइन में आ गई। लूप वही का वही रहा, कंडीशन वही की वही रही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज किया थोड़ा बहुत, बस। इस चीज को कहा जाता है लिस्ट कंप्रेहेंशन। थोड़ी बात समझ में आई? ठीक है, चले परफेक्ट। अब इसके कर लेते हैं 1-2 एग्जांपल्स ताकि लिस्ट कंप्रेहेंशन और लिस्ट हमें क्लियरली थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। ओके, तो पहला प्रॉब्लम आ जाता है कि फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग डेटा का। मेरे पास एक डेटा है टेम्परेचर्स का, उसके अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हमने वक्तन लेते रहे तो वो हमारे पास डेटा मौजूद है। अब हम चाह रहे हैं कि यार मुझे उसमें से ना फिल्टर करके मखसूस टेम्परेचर या मखसूस रेंज के टेम्परेचर आप निकाल के दो। हमने कहा ठीक है, इसका प्रोग्राम हम लिखने गए। सबसे पहले चीज हमने वही की कि हमारे पास डेटा आ गया लिस्ट उसका टेम्परेचर्स का एक लिस्ट की शक्ल में, इसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर्स लिए हुए हैं और हमने इसको लिस्ट वाले टेम्परेचर्स के अंदर डाल दिया। हमें थ्रेशोल्ड दी गई है कि यार मुझे 30 डिग्री से ऊपर जितनी वैल्यूज है ना वो लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर है उसमें तो कम ज्यादा वैल्यूज हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कितनी दफा बढ़ा या कब कब बढ़ा, तो मुझे वो टेम्परेचर चाहिए जिसकी 30 डिग्रीज हो। मैंने कहा ठीक, क्योंकि लिस्ट में सारा डेटा रखा हुआ है, ये एक वैल्यू के अंदर आ गया, तो हमने इसको सिंपली क्या करना है, एक ही लिस्ट कंप्रेहेंशन के थ्रू रीड कराना। अब इसमें भी वही चीज हो रही है कि हमने एक नया लिस्ट बना दी, हाई टेम्प्स इज इक्वल्स टू मींस जो भी जवाब आएगा एक नई लिस्ट बना देगा। फिर हमने इसको कहा अगेन टेम्प पे नहीं जाते, बाद में आते हैं फॉर टेम्परेचर इन टेम्परेचर, मींस ये टेम्परेचर वाली लिस्ट उठाओ, उसमें इन के थ्रू चेक करो, पहला टेम्परेचर उठाओ वो इस टेम्प वाले को असाइन करो। तो फर्स्ट टेम्परेचर रीड करके वो टेम्प को असाइन करेगा, हमने कह दिया जबरदस्त। फिर इस टेम्प को आके हमने इफ के साथ यहां पे आके कंपेयर किया, ये इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, क्योंकि इफ है तो इन लगाने की अब यहां पे जरूरत नहीं, मेरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब मुझे आइटम उसका ट्रैवर्स नहीं करना, सर्चिंग नहीं करनी, पहले मुझे उसके अंदर जाके सर्चिंग करनी थी तो मैंने इन लगाया हुआ था, अब मैं सिंपली लगा दूंगा कंडीशन। मैंने कह दिया इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ये जो टेम्परेचर अभी अभी पहला वाला रीड कर कर लाए हो, वो जो थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 30 डिग्रीज का, क्या ये उससे बड़ा है? अगर बड़ा है कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे एक चीज है, जब ट्रू होगी तो ही डेटा आपके फाइनल वाले टेम्परेचर में जाएगा, फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। ये हमेशा इसकी बस एक ही कंडीशन लॉजिक चलती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैं क्या करूंगा, तो जो वैल्यू आपने इस टैंप में डाली है वो उठा के मैं इस वाले टैंप में डाल दूंगा, फाइनल वाले। तो ये एक फाइनल वेरिएबल के तौर पे काउंट होता है, जिसमें फाइनल वैल्यू कंडीशन के बाद इसमें आके अगर ट्रू हुई तो उसमें वो वैल्यू आ जाएगी, अगर ट्रू हुई तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। ये वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास होगी, रीड होगी और वो इसमें चली जाएगी। हैंस पहले 28 को रीड किया, उसने उसको इग्नोर कर दिया, फिर 31 को रीड किया, कंडीशन ट्रू हुई, जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो इस वेरिएबल में 31 दिया, लिस्ट के अंदर 31 ऐड होकर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रीड करेगा 29, अगेन फॉल्स हुई, इसको इग्नोर कर देगा। फिर उसने रीड किया 32, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे एक एक एलिमेंट रीड हो रहा है, वो टेम्परेचर में असाइन होता है। सिंपल एज दैट। इसका जो आउटपुट हमारे पास जनरेट होगा वो आएगा 31, 32, 33। मैंने आखिर में आके प्रिंट टेम्परेचर्स को जो था प्रिंट करवा दिया, ये मेरे पास टेम्परेचर प्रिंट करके ला दिया। बात समझ में आई? तो लिस्ट कंप्रेहेंशन बेसिकली लूप करती है लिस्ट को और कंडीशन चेक करेगी, अगर ट्रू हुई तो वो जवाब में नई लिस्ट बना देगी। अब जरूरी नहीं कि हर जगह भी यूज हो, पर इसका यूज अब बहुत कॉमन हो गया है कि एज ए डेवलपर्स हमें इसका आना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे नॉर्मलाइज करना है डेटा को, कि मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है डेटा की, प्राइस की इन डॉलर्स, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है पीकेआर के अंदर। तो हम लोग प्रोग्राम में आ गए, हमने कहा ठीक है नॉर्मलाइज कर देते हैं डेटा को। मैंने डेटा रीड किया ऑनलाइन और स्क्रैपिंग से या जैसे भी, मेरे पास डेटा आ गया डॉलर्स में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की प्राइस, हमने कह दिया बहुत अच्छा। अब उसमें ये प्राइस लिस्ट हमारे पास आ गई, ये उमूमन डॉलर्स में है। हमें इसको पूरी लिस्ट को रीड करना है और कन्वर्ट करना है पीकेआर में। हमने कह दिया अच्छी बात। कन्वर्जन रेट क्या है? हमने कहा यार इस वक्त जो है ना वो 270 रुपीज चल रहा है, 1 USD इज इक्वल टू 270 पीकेआर रेट चल रहा है, तो मैंने कन्वर्जन रेट लगा दिया। अगेन अब लिस्ट कंप्रेंशन में गए, अब इसको यूज करने का तरीका देखो। अगेन मैं इस चीज पे भी आता हूं, हम गए फॉर के अंदर, प्राइस इन डॉलर्स, ठीक है। अब मैंने इफ लगाया नहीं, ठीक, अब मैंने इफ ही नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में कोई चेक ही नहीं कर रहा। तो जब इफ नहीं लगाओगे तो वो ऑलवेज उसको ट्रू कंसिडर करेगा। आप इफ लगा भी सकते हो, लेकिन इफ में आप फिर कंडीशन क्या लगाओगे? यहाँ तो हमने कोई ऐसे शर्त लगा ही नहीं। हमने कहा कि यार मैंने डेटा उठाया, ये सारा डेटा हमने लिस्ट में डाला, इस सबको मुझे कन्वर्ट करना है। या तो नॉर्मल हम लूप लगा के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर इनका लूप लगाया, एक एक एलिमेंट को रीड किया, ट्रैवर्स कर दिया। लेकिन लिस्ट कंप्रेहेंशन बहुत फ्लेक्सिबल है। कहने का मकसद है कि आपको वहां पे भी 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, वो सारा 3 लाइनें बल्कि, क्योंकि फिर डेटा को अपेंड भी कराना होगा न्यू लिस्ट में। तो वही चीज फिर आपके पास यहाँ पे अगेन एक ही लाइन में हो रही है। कोड आपका शॉर्ट एंड हो रहा है, असल लॉजिक है। वो शॉर्ट एंड यहाँ पे कैसे हो रहा है कि वो अगेन लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज कर रहा है, पर क्योंकि मैंने इसमें इफ यूज नहीं किया, वो इफ की वाली कंडीशन को ऑलवेज ट्रू कंसिडर करेगा। हैंस वो करेगा यार जो भी लूप आएगी वो कंडीशन ट्रू होगी, तो सिर्फ वो लूप चलाएगा फॉर प्राइस इन प्राइस डॉलर एरे लिस्ट के अंदर जाओ, पहला एलिमेंट रीड करो, वो प्राइस को असाइन करो। अब कंडीशन है नहीं तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद वो क्या करेगा? मैंने कहा वो यहां पर आता है। जब यहां पर आया एक्चुअली यहां पे क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जब यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अब वो एक्चुअली इस मल्टीप्लीकेशन के बाद का जो आंसर है वो स्टोर करेगा, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन की प्रीसीडेंस हाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर प्राइस इन प्राइस डॉलर, इस डॉलर लिस्ट में जाओ, पहला एलिमेंट इसका रीड करो, पहला एलिमेंट आया प्राइस के अंदर डालो, कंडीशन चेक करो, कंडीशन तो है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू तस्वर करेगा। ट्रू का मतलब ये कि फाइनल आउटपुट मुझे प्राइस में डालना है। जब प्राइस में आया, ओ यहाँ तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो वो प्राइस और जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है इसको पूरा सॉल्व करेगा। अब जो फाइनल जवाब बैठा वो इस लिस्ट में डाल देगा। फिर दूसरा आइटम को रीड करेगा प्राइस डॉलर में से, प्राइस वाले वेरिएबल को दिया, कंडीशन है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, तो उसको प्राइस में जाएगा। अगेन उसने कहा यहाँ तो फिर मल्टीप्लाई अभी भी मौजूद है, एक्सप्रेशन है, इसीलिए इस वाले पार्ट को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ सिर्फ वेरिएबल नहीं आता, आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन का एक्सप्रेशन दे दिया, तो वो प्राइस को उठाएगा, कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आंसर आएगा वो प्राइस वाले पीकेआर की न्यू लिस्ट में डाल देगा। फिर तीसरे आइटम को उठाएगा। इस तरह से हम आइटम्स को रीड भी कर रहे हैं, जो एक एक आइटम को उठा के आप प्रोसेस भी कर रहे हो और नई लिस्ट में अपेंड भी कर रहे हो। ये उसूलन अगर आप लिखने बैठे तो फॉर प्राइस इन कॉलन लगाओ, उसके नीचे प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट, एक नया वेरिएबल बनाओ, उसका आंसर किसी न्यू वेरिएबल में डालो और फिर वो प्राइस पीकेआर के अंदर अपेंड कराओ। तो वो 3 लाइनों का जो कोड है वो हमने एक्चुअली सिंगल लाइन में लिख दिया। ये लिस्ट कंप्रेहेंशन का दूसरा हमारे पास एडवांटेज रहता है कि आप उसको बड़े आराम से कस्टमाइज भी कर सकते हो। शर्त अगेन उसकी ये है कि सिस्टम को पता चलता है कि लिस्ट कंप्रेहेंशन है जब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि अच्छा आप लिस्ट कंप्रेहेंशन इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो इसका जब आप आउटपुट आएगा हमारे पास प्राइस इन पीकेआर, तो जो पूरी लिस्ट होगी वो अभी आपकी पीकेआर के अंदर प्रिंट हो जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर बैठेगा पीकेआर में प्रिंट होगा। अब न्यू लिस्ट मेरे पास वेरिएबल के अंदर मेरी पीकेआर की लिस्ट डेटा मौजूद है। तो हमने एक लिस्ट का डेटा लिया, उसको ट्रैवर्स किया, मल्टीप्लाई करके उसको न्यू वैल्यू बनाई और एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी। परफेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एडिंग लिस्ट सर्वे रिस्पॉन्स। ठीक है, कि मेरे पास एक सर्वे रिस्पॉन्स है, मैं अब उसके अंदर और डेटा को जो है वो डालना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? अगेन वही चीज, अब इसमें ये दूसरा लिस्ट कंप्रेहेंशन का एग्जांपल नहीं है। सो नाउ व्हाट वी हैव, हमने अगेन एक सर्वे रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और डिजास्टर, 3 सर्वे रिस्पॉन्स हमने उठाए। अब मुझे इसमें मजीद सर्वे रिस्पॉन्स ऐड करने, ठीक।
ठीक, चले, सॉरी क्या कह रहा था मैं। हाँ ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, इसमें हमने सर्वे रिस्पॉन्स किए हुए हैं। अब मुझे इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स मजीद ऐड करने हैं या लिस्ट के अंदर आइटम्स और ऐड करने हैं, तो हम अब सिंपली क्या करेंगे, सर्वे रिस्पॉन्स डॉट अपेंड। ठीक, अपेंड मेथड हमारे पास डेटा ऐड करने के लिए। इसी तरह से एक और मेथड हमने देखा है एक्सटेंड का। एक्सटेंड मेथड यूज होता है जिसमें आप एक से ज्यादा रिस्पॉन्स एक साथ उसमें एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट दिस विल डू इज कि ये एक साथ आपकी लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है ना वो अपेंड कर देगा। अपेंड बाय डिफॉल्ट एक ही करेगा। अगर आपने वैसे नई लिस्ट बनाई है, वो नई लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आप उसमें ऐड करना चाह रहे हो, तो एक मेथड उन्होंने और बनाया एक्सटेंड का। एक्सटेंड मेथड एक से ज्यादा आइटम्स लिस्ट में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपेंड सिर्फ एक, और अगर एक से ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं तो हमने एक्सटेंड का मेथड यूज करना है। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो बेसिकली अब इनिशियली 3 रिस्पॉन्सेज थे, उसके बाद सेटिस्फाइड भी आ गया क्योंकि ये हमने पहले अपेंड कराया था, उसके बाद न्यूट्रल दोबारा आ गया और फिर सेटिस्फाइड आ गया। ठीक, तो ये सारे आइटम्स अब आपके लिस्ट में ऐड हो गए। अब ये डेटा लिस्ट में ऐड हम बेसिक या एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आइटम्स को रिमूव करने के लिए मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, उसमें से कुछ डेटा मुझे फिल्टर आउट करना है। तो फिल्टरिंग करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट उठाई, उसमें हमने कहा कि यार डेटा मेरे पास आया एक मुख्तलिफ किस्म का, ये एज कर कर है, मैंने सिस्टम में डेटा उठाया, किसी ने गलत डेटा भी इसमें एंटर कर दिया, अब मुझे उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, पॉलिश आउट करना है, फिल्टरिंग करनी है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इनवैलिड एजेस जिसने भी एंटर की हैं वो हमने रिमूव करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एज का हमने रखा हुआ है कि यार 0 से बड़ी या 1 से बड़ी जो भी एज होगी वो वैलिड है, अगर किसी ने इससे गलत कम एज दी है तो वो माइनस कर दो। इसमें हम और ये भी लगा सकते हैं कि यार 1 से प्लस और 80 से बिलो हो या 100 से बिलो हो, 100 से ऊपर तो कोई नहीं होगा, किसी ने 110 एज लिख दी तो वो काउंट ना करे सिस्टम, बराबर चीज। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली वही लिस्ट कंप्रेहेंशन दोबारा लगाई। हमने कहा फॉर एज इन एजेस, एजेस वाले लिस्ट में जाओ, एक एक आइटम उठाओ, वो आपने एज को असाइन किया, हमने कह दिया ठीक है। फिर हमने इफ की कंडीशन लगाई कि अगर एज हमारी 0 या 0 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली एज वाला जो वेरिएबल होगा डेटा वो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपकी फाइनल वही वाली वैल्यू वापस फाइनल उसमें आती है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप क्या लिख रहे हो। जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, इस वक्त हमने वही चीज यहाँ पे डाल दी। जब वही चीज यहाँ पे आपने डाल दी तो अब ये आपकी एज आ जाएगी। अगर एज आपकी 0 या उससे बड़ी है तो वो एज में वापस आ जाएगी। जैसे फर्स्ट टाइम 25 चलेगा तो ओके हो गया, नेक्स्ट टाइम -1 आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली -1 स्किप हो जाएगा। हेंस जब आप इसका आउटपुट प्रिंट कराओगे तो आपके पास एक परफेक्ट क्लीन लिस्ट आ जाएगी। तो अगेन लिस्ट कंप्रेहेंशन को हमने यूज किया, एक ही लाइन में लूप भी किया, कंडीशन भी चेक किए, नई लिस्ट भी बनाई। ठीक है, लूप भी चलाया, ट्रैवर्स भी हुआ, कंडीशन भी चेक हुई, नई लिस्ट भी बनाई। तो एक ही चीज कंप्लेंट में जबरदस्त कहानी हुई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पांचवा, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सेल्स डेटा है और हमें क्या करना है कि उसकी टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है या एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार मेरे पास डेटा आया है लिस्ट की सूरत में। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स में मोस्टली लिस्ट कंसीडर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको ट्यूपल्स और सेट्स पे भी जाएंगे। आगे चल के होपफुली नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, वहां पे फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी फाइलिंग करेंगे और डेटा जब डेटा साइंस में हम जाते हैं ना, तो डेटा प्रोसेसिंग जब हम करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये कि मेरे पास डेटा मौजूद है और मुझे उसमें से डेटा को रीड करना है, प्रोसेस करना है, वैल्यूएशन करनी है, ग्राफ बनाना है, एवरेज निकालना है, मीन मीडियन निकालना होता है, डेटा एनालिटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए हम प्राइमरीली एक्सेल को उठाते हैं, तो वहां से हम डेटा एक्सेल की सूरत में रीड करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हम एक्सेल में रो बाय रो डेटा रीड करते हैं, उसको लिस्ट में डाला और फिर लिस्ट के ऊपर प्रोसेस किया। क्योंकि मैंने कहा कि लिस्ट के अंदर डेटा पे प्रोसेसिंग के हमारे पास बहुत इजी और वास्ट मेथड्स मौजूद है। एक ही लिस्ट कंप्रेहेंशन से मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रो बाय रो डेटा एक्सेल का रीड करते हैं, लिस्ट में डालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिर आगे एग्जांपल्स में हम इस चीज को और ज्यादा यूज करेंगे कि हम एक्सेल में डेटा एनालिटिक्स पे जब जाएंगे तो एक्सेल का डेटा रीड करके उस पर एनालिटिक्स पे आके बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ इसीलिए फिलहाल हम डमी लिस्ट्स उठा रहे हैं, आगे फिर डेटा हम इसको फिर कहीं और से पॉपुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमने आके कहा कि यार ठीक है, बेहतरीन काम हुआ, मेरे पास एक लिस्ट आ गई है, इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, मुझे क्या करना है कि इन तमाम को एड अप करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल सेल्स का एक वेरिएबल उठाया, हमने कहा फॉर सेल इन सेल्स, तमाम की लिस्ट के अंदर जाओ। अब मैं यहाँ पे लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज नहीं कर रहा, मेरी मर्जी है, अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर हाल में वो करो। ठीक है, लिस्ट कंप्रेहेंशन भी कर सकते हैं भाई जी। ठीक है, पॉइंट ये कि दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे करनी भी चाहिए,
कहाँ पे बगैर उसके भी हम काम कर सकते हैं, तो जो आपको अप्रोच इजी लगे। आजकल मैंने कहा कि जो डेवलपर्स का जो एक नया फिनोमेना है वो लिस्ट कंप्रेहेंशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक ही लाइन में 2-3-4 चीजें हो जाती हैं बड़ी आसानी से। बहरहाल यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल 0 डिक्लेयर किया। अच्छा यहाँ पे सॉरी ना यूज करने की एक और वजह ये कि मैं नई लिस्ट नहीं बना रहा। लिस्ट कंप्रेहेंशन का आउटपुट हमेशा लिस्ट की सूरत में आता है, ठीक है, मींस लिस्ट कंप्रेहेंशन का आउटपुट हमेशा एक लिस्ट की सूरत में आता है। अब इस टाइम मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करने की तो मैं लिस्ट के तमाम आइटम्स को कैलकुलेट करूंगा और वो एड अप करके एक सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, एक सिंगल आउटपुट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट कंप्रेहेंशन यूज नहीं करना था। मैंने टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू 0 करके एक वेरिएबल बनाया जहां पे मुझे टोटल सेल्स चाहिए। फिर मैंने कहा यार सेल्स वाले लिस्ट में जाओ, इनसे एक एक आइटम रीड करो, सेल वाले वेरिएबल में डालो, टोटल सेल्स प्लस इक्वल्स टू सेल। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, प्लस और इक्वल जो ऑपरेटर है इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। जावा से लेके तकरीबन हर दुनिया की लैंग्वेज में ये ऑपरेटर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सेल्स वेरिएबल उठाओ, उसकी करंट वैल्यू में सेल्स को ऐड करो और जो आंसर आया वो वापस टोटल सेल्स को असाइन करो। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट हैंड है, ये वाला जावा में भी मौजूद है, सी प्लस में मौजूद है, पाइथन में भी है, सी शार्प में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है। तकरीबन जितनी प्रोग्रामिंग मैंने की है सबके अंदर प्लस इक्वल टू जरूर मौजूद है। करेगा क्या, अगेन इस वाले एग्जांपल के हिसाब से वो टोटल सेल्स वाले वेरिएबल को उठाएगा, उसको उठाने के बाद उसको प्लस कर देगा सेल के साथ, जो भी जवाब आया इन दोनों का वो वापस टोटल सेल्स में ऐड कर देगा, उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। टोटल सेल्स को उठाया, सेल्स को उठाया, वैल्यू प्लस की, सिंपल एक्स प्लस वाई किया। ठीक है, प्रॉब्लम ये कि एक्स प्लस वाई करने के बाद जो आंसर है वो किस में जाए, तो वापस एक्स के ऊपर ओवरराइट कर देता है। इन दोनों का मतलब ये हुआ। इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो इसका आंसर आएगा टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस सेल। लेकिन ये एक ही लाइन में लिखोगे तो एक दफा एक्स्ट्रा लिखने की नौबत हमें नहीं आती। उसके बाद फिर मैंने एवरेज सेल्स एक और वेरिएबल उठाया। अब इसका मतलब ये है कि आंसर मेरे पास हमेशा फाइनल एक टोटल सेल्स करके रहेगी। तो मैंने लिस्ट में गया, सारे आइटम्स रीड करता गया, एड अप करता गया और टोटल सेल्स काउंट प्लस हो जाएगी। एवरेज भी निकालनी है तो सेम तरीके से होगी कि टोटल सेल कितनी हुई, और एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने भी इसमें आते हैं, तो टोटल नंबर के लिए डिवाइडेड बाय लेंथ सेल कर दी। ठीक, कि लेंथ निकालो कि इसमें कितने आइटम्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रिटर्न करेगा, तो एड अप करके डिवाइडेड बाय 5 होगा, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आई। देन फाइनली वी कैन प्रिंट बोथ ऑफ देम। डन। इसका जब आंसर आएगा तो टोटल सेल्स इट विल टेल अस द टोटल वैल्यू इज दैट, और टोटल सेल्स में जब एवरेज हमारे पास जाए, सो लिस्ट को हमने लूप करके प्रोसेस भी किया, कैलकुलेशंस भी की। यहां तक बात समझ में आई? अगेन रेफरेंसेस मेरे पास मैंने इस पर स्लाइड्स में मोस्टली उठाए हुए हैं, W3 स्कूल से हैं, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे उसके एग्जांपल्स और टू द पॉइंट बातें आसान लग रही होती हैं। फर्दर आप वहां पे भी एग्जांपल्स देख सकते हो, और बाकी मैं बुक इसके बाद में आपके साथ एक और शेयर कर दूंगा जिसमें मटेरियल आ जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन?